अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आई एम सरफराज अहमद आखुन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्खर। आज से हम लेक्चर की सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे भी होगी, लॉ पे भी होगी और पाकिस्तान स्टडी पे भी होगी और बहुत से इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी होगी। पहला जो टॉपिक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको लेंगे और आज उन केसेस का हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ये बताएंगे कि टोटल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलियाँ आई थी, नेशनल असेंबलियाँ आई थी और वो कैसे टूटी थी, और जब वो कैसे डिज़ॉल्व हुई तो उनकी जो लीगल जंग, जो बैटल जो कोर्टों में लड़ी गई वो क्या थी, उसमें फैक्ट्स क्या थे, उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या थे और उसमें डिसीजन क्या आया। तो ये आज का टॉपिक है, मगर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है क्योंकि हर एक केस को हम बाद में एक एक करके लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे, मगर आज सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आपके जहन में एक पूरा फॉर्मेट बैठ जाए कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में टोटल कितने असेंबलियाँ टूटी थी या डिज़ॉल्व हुई थी और उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूशनली डिज़ॉल्व हुई थी और कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिज़ॉल्व हुई। तो मैं आपको एक सिंपल मैक्रो व्यू दे दूँ कि टोटल पाकिस्तान में जो असेंबलियाँ डिज़ॉल्व हुई थी वो टोटल 9 थी। 9 में से 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ॉल्व हुई जबकि 4 कॉन्स्टिट्यूशनली डिज़ॉल्व हुई थी। ये 5 टोटल जो 9 के केसेस आ गए थे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मुख्तलिफ डिसीजन दिए, वो भी आपको इसी इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। तो पहली जो असेंबली डिज़ॉल्व हुई थी वो डिज़ॉल्व हुई थी 24 अक्टूबर 1954 को, जब उस वक्त के गवर्नर जनरल ने उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिज़ॉल्व कर दिया था, जिसका स्पीकर था मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वो केस लेकर गए थे पहले सिंध हाई कोर्ट में, जो उस वक्त चीफ हाई कोर्ट होती थी। उसके बाद चीफ कोर्ट ने उनकी पिटीशन अलो की थी तो वो लेकर गए थे। तो जो फेडरेशन थी या गवर्नमेंट थी वो फेडरल कोर्ट में चली गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को हम फेडरल कोर्ट कहते थे। फेडरल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को सेट असाइड किया और असेंबली को बहाल नहीं किया। तो ये पहली असेंबली डिज़ॉल्व हुई और पहली असेंबली के डिज़ॉल्व होने के बाद जो केसेस दाखिल हुए वो मशहूर केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस। बता दूं आपको कि वो स्पीकर थे जिन्होंने केस दाखिल किया था। ये बेसिकली 2 केस थे। एक केस था सिंध कोर्ट में जो कि रिपोर्टेड हुआ है PLD 1955 पेज 96। उसके बाद दूसरा केस जो था जब सिंध कोर्ट ने पिटीशन अलो कर दी थी और असेंबली बहाल कर दी थी तो फेडरेशन अपील में गई थी फेडरल कोर्ट में, और फेडरल कोर्ट ने वो आर्डर सेट असाइड कर दिया था और असेंबली इस तरह बहाल नहीं हुई थी। तो वो जो रिपोर्ट हुआ था केस उसका था, वो थी PLD 1955 फेडरल कोर्ट और पेज था उसका 240। तो ये पहली असेंबली डिज़ॉल्व हुई थी। उसके बाद इसी से कनेक्टेड 2 केसेस आ गए थे जो कि इस असेंबली की डिज़ोल्यूशन के बारे में नहीं थे, मगर उस डिज़ोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट आए थे उसके बारे में थे। उसके फ़ौरन बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन केस बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था यूसुफ पटेल केस। यूसुफ पटेल केस जी था PLD 1955 फेडरल कोर्ट 387 पेज था। हुआ ये कि जब फेडरल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो उस वक्त वजूद में थी, जो लॉ बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे भी और लीगल साइड पे भी, क्योंकि उस वक्त वो ड्यूअल फंक्शन कर रही थी, तो एक ट्रेडिशन था, एक तरीक़ाकार था जो कायदा आज़म ने लेट डाउन किया था 1948 में कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करेगी तो वो इंडिपेंडेंट होगी और जब वो कानून साजी करेगी तो गवर्नर जनरल उस पर असेंट देगा। फेडरल शरीयत कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान में ये डिसाइड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहे वो लेजिस्लेशन करे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करे, गवर्नर जनरल का असेंट बहुत ज़रूरी है। और जब क्योंकि असेंट नहीं मिला था गवर्नर जनरल को, तो जितनी अमेंडमेंट थी इंक्लूडिंग वो अमेंडमेंट जिसमें हाई कोर्ट को ये पावर दिया था अंडर सेक्शन 223A के कि वो रिट जुरिसडिक्शन को इंटरटेन करे, वो भी इनवैलिड हुआ। तो
इस सिचुएशन में जब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस आया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या लीगल क्राइसिस आ गया कि अब उन सारे लॉज का क्या किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाए तो थे, मगर इसको गवर्नर जनरल ने एक्सटेंड नहीं किया था। तो इसको कवर करने के लिए गवर्नर जनरल ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस नंबर 9 1955 में। ये ऑर्डिनेंस के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर देते हैं थ्रू इस ऑर्डिनेंस के कि ये समझा जाए क्या वो वैलिड है। ये चीज़ आ गई थी यूसुफ पटेल केस में। यूसुफ पटेल केस में ये आई कि क्या गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर सकता है, नहीं करता। यूसुफ पटेल केस में कहा था जी नहीं कर सकता। तो इस तरह वो जो ऑर्डिनेंस था वो नल एंड वाइड करार हुआ। तो फिर पोजीशन वही रही। इस सिचुएशन को कवर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेज दिया जी फेडरल कोर्ट को कि जी हम इसमें अब क्या करें, आप हमें एडवाइस करें। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्योंकि 1935 के एक्ट में थी जो उस वक्त अप्लाई हो रहा था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इन हियर कि हम क्या करें। तो उस केस में फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि जी जिससे गवर्नर जनरल जो है वैलिडेट कर दे, मगर हम टेम्पररी वैलिडेशन अलो कर देते हैं गवर्नर जनरल को ऑन द टचस्टोन ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो पहली दफ़ा लॉ ऑफ नेसेसिटी या नजरिया ज़रूरत गवर्नर जनरल केस में रेफरेंस केस में आया था। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि नजरिया ज़रूरत मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में आया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान पहला कॉन्स्टिट्यूशन केस था इम्पॉर्टेंट, उसके बाद यूसुफ पटेल केस था, उसमें भी नहीं था। उसके बाद गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में ये नजरिया ज़रूरत आया था। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लेक्चर सुने, उसमें सब तकरीबन यही कहते हैं कि नजरिया ज़रूरत मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपको पता है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल चला। 2 साल चलने के बाद 7 अक्टूबर 1958 को उस वक्त के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने माशाल्लाह लगा दिया। अयूब को कहा कि तुम माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, और खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गए थे। और अयूब खान को बोला कि तुम एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करोगे और एज ए चीफ माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करोगे। इस केस की जो वैलिडिटी थी, इस माशाल्लाह के इम्पोजिशन की वैलिडिटी डिसाइड हुई थी 200 केस में जी। उसका नंबर है, वो रिपोर्ट हुआ था PLD 1958 पेज 583, PLD 1958 पेज 583, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि क्या ये माशाल्लाह सही था, लगा था या नहीं लगा था। फेडरल सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बन चुकी थी, उसने कहा था कि जी ये माशाल्लाह बिल्कुल सही लगा था। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात थी इस डिसीजन की, वो थी थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशन लीगलिटी। हेंस केल्सन की ये थ्योरी थी, जिसमें उसने कहा है कि जब कोई भी आदमी अपनी ताकत के जरिए किसी भी तरह से इक़्तिदार पे कब्जा कर ले और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो वो कहेगा वो कानून होगा। और जो पूरा पिछला निज़ाम था कानून का, जिसको हम कहते हैं ओल्ड लीगल ऑर्डर, वो वैलिड नहीं रहेगा। और कोर्ट नए केसेस उस नए निज़ाम के आने के बाद डिसाइड करेंगे नए निज़ाम के तहत, न कि उस पुराने निज़ाम के तहत। तो ये उसके बाद उन्होंने जी माशाल्लाह को वैलिड करार दे दिया था। तो ये था चौथा केस। 3 केसेस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से रिलेटेड थी, चौथा केस 200 केस था। उसके बाद जी क्या हुआ, माशाल्लाह चला। 8 जून 1962 को अयूब खान ने नया आइन दे दिया, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे दी। उसमें उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन 1965 में हुए थे। उसके बाद अयूब खान प्रेसिडेंट बन गया था, मगर 4 साल के बाद तकरीबन 25 मार्च 1969 को उसने यहिया को इक़्तिदार हैंड ओवर कर दिया। यहिया ने माशाल्लाह लगा दिया। तो आप एक चीज़ अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा। 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने खुद माशाल्लाह लगाया था और अयूब खान को बुलाया था। इधर इसने जनरल अयूब खान ने एक लेटर लिखा जनरल यहिया को कि आप खुद टेक ओवर करें, और उसने माशाल्लाह लगाया था। ये माशाल्लाह जो डिसाइड हुआ था, इसकी जो वैलिडिटी डिसाइड हुई थी, वो आसमान जिलानी केस 1972 में, जिसका नंबर है, जिसकी रिपोर्टेड साइटेशन है PLD
72 सुप्रीम कोर्ट और पेज 139। तो एक तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल 5वां कॉन्स्टिट्यूशनल केस था जिसका ये रिपोर्ट ही थी, और उसमें ये कहा था कि जी ये माशाल्लाह वाइट था, इलीगल था, इसमें नज़रिया ज़रूरत को भी थोड़ा सा डाल दिया गया था, मगर उसकी जो एप्लीकेशन थी वो डिफरेंट थी। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जब माशाल्लाह लग जाएगा और जब हम उसको गैर कानूनी करार देंगे तो एक सिचुएशन आती है कि जो माशाल्लाह के दौर में काम हुए ला पास हो, इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको वैलिड करार दे सकते हैं कि मजबूरी है, नज़रिया ज़रूरत है। तो वो कंडोनेशन के लिए तो अप्लाई हो रहा था कि जी हम इनको कंडोन कर देते, माशाल्लाह की लेजिटिमेटी को साबित करने के लिए नहीं हुआ। तो हम इसको जब डिटेल में देखेंगे आसमान जिलानी केस में तो फिर आपको इसको अच्छी तरह समझेंगे। ज़हन में ये बात रखिएगा कि नज़रिया ज़रूरत रेफरेंस केस में आया था, नज़रिया ज़रूरत आपके आसमान जिलानी केस में भी था, मगर वो डिफरेंट पैटर्न पे था, उस पैटर्न पे नहीं था जिस पे गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में था। उसके बाद जी जो तीसरा टेक ओवर हुआ है वो था 5 जुलाई 1977 को, जब ज़िया-उल-हक ने भुट्टो की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया और माशाल्लाह लगा दिया। ये ज़िया-उल-हक का जो माशाल्लाह था वो अंडर चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर नज़रिया ज़रूरत को इन्वोक किया और कहा कि माशाल्लाह सही लगा। इस माशाल्लाह को उन्होंने जायज़ करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने नुसरत भुट्टो केस में, जो कि है PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 657, उसमें ये कहा कि न सिर्फ ज़िया-उल-हक ने माशाल्लाह लगाया, मगर ज़िया-उल-हक को ये भी अथॉरिटी दे दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं ताकि जो आप जिस पर्पज़ के लिए माशाल्लाह आपने लगाया वो पर्पज़ आपका सल्फ हो जाए। अब ये एक लीगल पॉइंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। हम जब उस केस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो ये एक और था, ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। ज़िया-उल-हक ने 8 साल तक मार्शल लगाया। 1985 31 दिसंबर को उन्होंने मार्शल को हटाया। इससे पहले फरवरी में उन्होंने इलेक्शन कराए थे और इलेक्शन में मोहम्मद खान जो की गवर्नमेंट आ गई थी। जब ज़िया-उल-हक साहब ने माशाल्लाह लिफ्ट अप किया और कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिवाइव किया, क्योंकि माशाल्लाह के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड था, तो एक अमेंडमेंट जो 8वीं अमेंडमेंट थी वो इंसर्ट कर दी। उसमें यह था एक और पावर ज़िया-उल-हक ने ले लिया कि प्रेसिडेंट असेंबली को उस वक्त भी डिज़ॉल्व कर सकता है जब वो समझता है कि वफाक का निज़ाम सही नहीं चल रहा और इलेक्शन कराना ज़रूरी हो गए। मैं आपको यहाँ पर सिंपल में बता दूं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त जो है 3 तरीके के हैं रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली के। पहला तरीका 52 आर्टिकल में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब कोई असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी तो डिज़ॉल्व हो जाएगी। इट स्टेट डिज़ॉल्व, मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दूसरा तरीका 58 आर्टिकल में है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी चाहे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि असेंबली तोड़ो, और प्रेसिडेंट को असेंबली तोड़नी है, अगर वो नहीं तोड़ता तो 48 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो जाती है। और तीसरा तरीका ये है इस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन 73 में, वो ये कि 58(2) के तहत अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, पास होने के बाद प्रेसिडेंट असेंबली को कॉल करेगा कि सेशन करेगा, जी हाँ अब कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए। अगर उस सेशन में कोई मेजॉरिटी नहीं आती, कोई भी आदमी या कोई भी MNA, कोई भी पॉलिटिकल लीडर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकता, तो फिर वो असेंबली डिज़ॉल्व करेगा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से। तो ये 3 तरीके हैं। एक वो चौथा तरीका जो था वो था 58(2)B का, जिसमें कहा था कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिज़ॉल्व कर सकता है असेंबली को। ये जब इंसर्ट हुआ अमेंडमेंट, तो इस अमेंडमेंट के तहत 4 दफ़ा असेंबलियाँ डिज़ॉल्व हुई। मैं आपको उनका बता देता हूँ जी। जो की गवर्नमेंट डिज़ॉल्व हुई 29 मई 1988 को, जो की गवर्नमेंट
कि डिसोल्यूशन की लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। हाजी सैफुल्लाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसोल्यूशन तो गलत है, इलीगल है, वाइड है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ उन्होंने रेस्टोरेशन का नहीं दिया था क्योंकि इलेक्शन मशीनरी गियर अप हो चुकी है और इलेक्शन होने वाले हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने नॉमिनेशन इलेक्शन फॉर्म भरे हैं, तो ये अपना राइट वेव कर गए हैं और इस तरह उन्होंने बाहर नहीं किया था। तो हाजी सैफुल्लाह खान था जी, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 166। तो इस केस में उसके बाद इलेक्शन हुए, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया 6 अगस्त 1990 को उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम ईसा खान ने। और प्रेसिडेंट गुलाम ईसा खान के इस डिसॉल्यूशन की जो लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि डिसॉल्यूशन सही था, हालात ऐसे ही थे कि आर्टिकल 58(2)B के अंडर में आ रहे थे और उसमें यह था कि फेडरेशन निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका था, तो इस तरह बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बहाल नहीं की गई। ये रिपोर्ट हुआ था PLD 92 सुप्रीम कोर्ट पेज 646 में। तो ये डिसीशन था। फिर उसके बाद इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आपको पता आ गई, आई जाएगी IGI इस्लामी जमहूरियत की गवर्नमेंट थी। फिर इसका और प्रेसिडेंट का क्लेश हुआ 1993 18 अप्रैल को एक दफ़ा। फिर इससे पहले असेंबली डिज़ाल्व की, क्योंकि उससे पहले 17 अप्रैल को शायद नवाज शरीफ ने कोई तकरीर की थी, जिससे पता चला कि क्लेश इंतहा हो गया। प्रेसिडेंट ने डिज़ाल्व की, एक दफ़ा फिर लीगल बैटल चली गई सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डिसॉल्यूशन गलत है, प्रेसिडेंट का एक्ट वाइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हालात ऐसे नहीं थे जो कि क्राइटेरिया ले डाउन किया है आर्टिकल 58(2)B में, इस तरह उन्होंने इसको बहाल कर दिया जी। तो ये फर्स्ट असेंबली बहाल हुई थी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिसॉल्यूशन की लीगल बैटल में। उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब ज़्यादा नहीं चल सके, क्लेश बहुत था, तो फिर आपस में एक फार्मूला बना गया। नवाज शरीफ ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि तुम असेंबली तोड़ दो, और प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद नया सेटअप आया, नए सेटअप के इलेक्शन में बेनज़ीर गवर्नमेंट दोबारा आ गई और बेनज़ीर गवर्नमेंट को फिर एक दफ़ा 96 में 5 नवंबर 96 को उसकी असेंबली डिसॉल्व कर दी और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ये बेनज़ीर के अपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के अपने ही MNA थे फारूक अहमद लगारी साहब, उन्होंने इसको डिसमिस किया और असेंबली को डिसॉल्व किया। इसकी लीगल जंग एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर इसको रेस्टोर नहीं किया और कहा कि डिसॉल्यूशन सही है। ये रिपोर्ट कैसा PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388। तो अगर आप इसके ओवरऑल व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल कितने डिसॉल्यूशन हुए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिसॉल्यूशन सही है, उसके बाद अयूब ने डिज़ॉल्व किया, उस वक्त भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रही थी। उसके बाद जैया ने डिज़ॉल्व किया, उस वक्त नेशनल असेंबली आर्टिकल 62 के तहत फंक्शन कर रही थी। उसके बाद ज़ियार ने डिज़ॉल्व किया, तो उस वक्त नेशनल असेंबली फंक्शन कर रही थी। उसके बाद 4 दफ़ा आर्टिकल 58(2)B के तहत डिसॉल्व हुआ, जिसमें एक दफ़ा जुनेजो की गवर्नमेंट, एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो, 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट 90 में और 96 में, और तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। आखिर में जब मैं आपको 58(2)B की भी हिस्ट्री बता दूं यहाँ कि 58(2)B इंसर्ट हुआ था 8वीं तरमीम में। 97 में जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने 58(2)B को ओमिट कर दिया कि ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। नवाज शरीफ ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सके। 99 में फिर जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, असेंबली डिसॉल्व हो गई। ये फिर एक दफ़ा लीगल बैटल चली गई सुप्रीम कोर्ट में ज़फ़र अली शाह केस में। ज़फ़र अली शाह केस PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 869। इसमें एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नहीं, ये टेक ओवर सही हुआ था, हालात ऐसे थे कि फेडरेशन का निज़ाम ख़त्म हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि वो अमेंडमेंट नहीं थी, वो मैकेनिज्म नहीं था जिसके तहत प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता था, तो ये मजबूरी में टेक ओवर हो गया। तो ये टोटल जी केसेस थे, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ
3 केसेस, एक केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का, उससे 2 रिलेटेड केस हैं, यूसुफ पटेल केस और गवर्नर रेफरेंस केस। उसके बाद दूसरों केस है, उसके बाद आसमा जिलानी केस है, उसके बाद नसर भुट्टो केस है, उसके बाद ही हाजी सैफुल्लाह खान केस है, उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम केस है, उसके बाद नवाज शरीफ केस है, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो केस है, उसके बाद फिर सईद ज़फ़र अली शाह केस। ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन केसेस आप 11 बनते हैं। तो मैं आपको ये बता दिया कि ये 11 कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में रिलेटेड थे। असेंबली आज जब डिज़ॉल्व हुई, या तो मार्शल लॉ हुआ, टेक ओवर हुआ, या मार्शल लॉ टेक ओवर नहीं हुआ। तो ये असेंबलियों की जो लीगल बैटल थी, जब वो डिसाइड हुई, उन केसेस को कॉन्स्टिट्यूशन केसेस कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पूरी हिस्ट्री का। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस क्या था, उसमें क्या लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए थे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। मैं आपको उसका पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा ताकि आपके सामने आ जाए। अक्सर मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि या तो वो ये लेक्चर देते हैं मोस्टली एडवोकेट साइड, वो सब उसकी लीगल एक्सपर्ट्स को देखते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। थैंक यू वेरी मच।